थार काज़मी और क्या पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? इसका फैसला शाहबाद हाई कोर्ट में होगा, जहां पीटीआई चैलेंज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के फैसले को। और एक बड़ी खबर यह भी है कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के इम्कानात बड़े रोशन हैं। मंगल को उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन खान साहब अंदर रहेंगे तो खान साहब मुंह देखते रह जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी जमानत के बाद अपने हल्के में जाएंगे और इलेक्शन लड़ने की करेंगे तैयारी। इसके अलावा जनरल बाजवा की सीधी सीधी हुई है बेइज्जती, ये मामला क्या है आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक डीआईजी को मुअत्तल करने पर किस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों में ठंड पड़ गई और इस तरह मुबारकें ली और दी जा रही है जैसे खान साहब ने एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और कहने वाले कहते हैं कि पिंकी पीरनी की बद्दुआ लगी उस डीआईजी को। वो डीआईजी कौन है और बद्दुआ क्या लगी है? इसके अलावा तीली पहलवान, वो भी एक बहुत बड़े सियासतदान है, पाकिस्तान के वजीर दिफा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनको बल्ले के निशान की ऑफर की गई थी। अब लोग बड़े परेशान हैं कि उनको अगर ऑफर की गई थी तो उन्होंने बल्ले का निशान क्यों नहीं लिया? उन्होंने अपनी नई जमात तो बना ली। पीटीआई में वो इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे, लेकिन 9 मई के बाद उन्होंने राह जुदा कर ली। अब वो मुकम्मल सियासी जमात के मालिक है जिसका नाम तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने ये दावा किया है कि उनको बल्ले का निशान ऑफर किया था। तो ये निशान किसने ऑफर किया था? क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको ये निशान ऑफर किया था या किसी और ताकत ने उन्हें ये निशान ऑफर किया था? क्योंकि ये जमात भी वो जमात है जिसके पीछे ताकतवरों का हाथ समझा जाता है। लेकिन अगर ताकतवर चाहते तो निशान ऑफर नहीं करते, बल्कि बल्ले का निशान उनके हाथ में थमा दिया जाता है, जिस तरह उन्हें बहुत से लोग थमा दिए गए हैं। तो फिर ये ऑफर किसने की? इलेक्शन कमीशन भी डिनाई कर रहा है। वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साडा जुम्मा तोश पोश, हमने कोई ऑफर नहीं की है परवेज खटक साहब को। और वैसे भी हैरानी की बात ही कि परवेज खटक साहब को अगर बल्ले की ऑफर हुई थी तो इससे अच्छी ऑफर उन्हें शायद ही जिंदगी में कोई मिली हो। क्या पीटीआई के टिकट की मांग बढ़ गई है? ये बड़ा अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे क्योंकि जो कागजात नामजदगी जमा हुए उसकी जो रेशो है वो आपको बताएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये क्या मामला है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने पैकेज ऑफर किया है अवाम को। वो पैकेज ये कि जनाब जब वो वज़ीर बनेंगे तो 17 वजारतों को बंद कर देंगे, क्योंकि ये वजारतें 1000 अरब से ज़ायद का नुकसान कर रही है, खा रही है और डिलीवर कुछ नहीं कर रही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 300 यूनिट से कम बिजली जो है उसमें वो सब्सिडी देंगे या फ्री भी दे सकते हैं। इरादा उनका फ्री देने का है। एक नया सर्वे आया है और ये सर्वे जो है वो फटे चुक सर्वे है। बड़ा हैरानकुन सर्वे है। हैरानकुन जो है वो उनके लिए है जो ये दावे कर रहे थे कि मुल्क की 70% या 80% अवाम उनके साथ है और बड़े परेशान है वो लोग। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दिल में जो है वो पीटीआई नहीं बस रही, बल्कि उनके दिल में कोई और बस रहा है। और एक और काबिल और होनहार अफसर आहद चीमा, उनको एक बार फिर हटा दिया गया है। आहद चीमा बहुत ही ब्रिलियंट किस्म के अफसर हैं, मौजूदा हुकूमत के एडवाइजर थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वो चूंकि पिछली हुकूमत का हिस्सा रहे हैं तो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा होने की वजह से इलेक्शन के ऊपर वो असरअंदाज हो सकते हैं, तो उन्हें हटा दिया गया। तो सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इमरान खान के मामू के इंतकाल पर पीटीआई और उसकी क़यादत के रिएक्शन की हुई। पहले तो शोर मचाते रहे कि इमरान खान को पेरोल पर रिहा किया जाए, लेकिन पता ही चला कि किसी ने दरख्वास्त नहीं की ऑफिशियली तौर पर वजारत दाखिला को कि उनको रिहाई चाहिए। सोशल मीडिया पर शोर मचाया जाता रहा कि उनका पीर की सपहर उनको तदफीन उनकी होनी है, तो उनकी तदफीन में पीटीआई की कोई काबिल ज़िक्र क़यादत नहीं पहुंची, क्योंकि इमरान खान भी रिहा नहीं हुए। इमरान खान ने रिहाई की दरख्वास्त नहीं की और ना कोई फातिहा ना कोई जनाजा। लेकिन सुना ये कि मामू ने मरने से पहले नाहल भांजे को जो है वो आग कर दिया था और उसने कहा था कि इसे मेरे जनाजे पे नहीं बुलाना। वैसे तो उन्हें पता होगा मामू को कि इसने आना ही नहीं, लेकिन वो ये हदायत कर गए थे, तो फिर ना भांजा जनाजे पे गया और ना भांजे की बीवी गई ना उनकी बहनें। तो ये बड़ा ही हैरानकुन मामला था कि जिस मामू के इंतकाल पर इतना शोर मचाया जा रहा था कि यानी पॉलिटिकल सिंपथी हासिल करने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान को देखे जेल में डाला हुआ है, मामू का इंतकाल हो गया है और उसको रिहा नहीं किया जा रहा। उस मामू के इंतकाल पर वो लोग भी नहीं गए जो कि जेल से बाहर थे। अगर पेरोल पे रिहाई मिल जाती, किसी के दिल में हमदर्दी आ ही जाती, कहता कि चलो यार ये ना हो कि लोग कहेंगे कि कितनी जालिम हुकूमत है। मैंने तो कहा था हुकूमत को कि छोड़ देना चाहिए इमरान खान को, ज़रा जाए मामू के जनाजे में और
पुरसा देकर आए, लेकिन ना भांजे ने कोई दरख्वास्त दी और ना ही भांजे की पार्टी ने कोई इस तरह का एक्शन किया, सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की और कुछ नहीं किया गया। तो ये कली भी खुल गई कि यहाँ भी मामला जो है वो सिर्फ एसिड था टाइट फिश। एक इंटरव्यू है, मारूफ वकील है और बड़े ही पाकिस्तान के बजला संज किस्म के शख्सियत है नईम बुखारी साहब। उन हमेशा जब भी आते हैं कंट्रोवर्सी उनके साथ चली आती है। उन्होंने तकरीबन को 4-5 साल बाद एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू किसी और ने नहीं, यानी इमरान के मुखालिफ नहीं, बल्कि इमरान के अपने कैंप के जो वकील हैं उन्होंने दिया है। वो ये कहते हैं कि मैं अगर इमरान खान की काबीना में होता तो उन्हें घड़ी बेचने से मना करता और उन्हें बताता कि ये रियासत की मलकियत है, अलकायदा ट्रस्ट के ट्रस्टी तब्दील करने से मना करता। और मुझे एक शख्सियत ने कहा कि इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, इन्हें अभी अंदर रहना चाहिए। तो जहांगीर खान तरीन साहब कहते हैं अगर मैं फाइल लेके चला जाऊं और ये कर दे, मैं क्या इस्तीफा दे दे। खान साहब की काबीना में होते जब उन्होंने कहा था ना, और घड़ी दी थी MBS में, उन्होंने कहा कि ये बेच के मैं सड़कें मैं कहता सर ये ना करें, दिस वॉच बिलोंग्स टू द स्टेट। ये अलकायदा ट्रस्ट में जो ट्रस्टी चेंज हुए हैं, मैं कह रहा सर डोंट डू दिस। उन्हें नहीं पता बाबर की बैकग्राउंड का। नईम बुखारी के इस इंटरव्यू का जो हिस्सा है उससे लगता यूँ है कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक तो चार्जशीट कर दिया कि उन्होंने घड़ी बेची जो इलीगल थी। वकील है वो कह रहे अलकायदा ट्रस्ट के ट्रस्टी तब्दील करने से भी उन्हें मना करता क्योंकि उसमें भी फंसते हैं। तो ये दोनों केसेस हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान को गिल्टी करार दिया। बुनियादी तौर पर ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, रियासती असास से मार्केट में फरोख्त करके पैसा बनाया, अलकायदा ट्रस्ट के उन्होंने ट्रस्टी तब्दील किए, ये भी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल था। और अब PTI वाले जो है वो सर जो है घुटनों में दिए बैठे कि नईम बुखारी ने की गई है, क्योंकि यही नईम बुखारी जो इससे पहले वो उनके लिए हॉट केक थे, चूँकि वो एंटी नवाज शरीफ के तौर पर जाने जाते हैं, तो वो उनकी एक स्टांस अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इस बार वो इमरान खान साहब की गलतियां गिनवाते हुए पाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया था कि 2 लोगों से बच के रहना, और वो 2 लोग कौन है? मैं क्या बचना 2 बंदे। किन 2 बंदों से? बाबर वान से और फवाद चौधरी से। मैं क्या बचना 2 बंदे। किन 2 बंदों से? बाबर वान से और फवाद चौधरी से। मैं क्या बचना 2 बंदे। किन 2 बंदों से? बाबर वान से और फवाद चौधरी से। तो नईम बुखारी का जो इंटरव्यू है ये इमरान खान पर एक मुकम्मल चार्जशीट के तौर पर सामने आया है, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी बेची, गलत किया, अलकायदा ट्रस्ट के ट्रस्टी उन्होंने बदले, यानी अपने नाम लगवाई ज़मीन, ये उन्होंने गलत किया, और फिर असम्बलियाँ तोड़ी तो सारे कहते हैं गलत किया। तो ये सारी इमरान खान की जो गलतियाँ ना वो गिनवा रहे हैं नईम बुखारी। फिर उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात और एक और अहम चीज़ रिवील की है। वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो हीरोइन केस था उसमें एक अफसर उनके पास आया और उनसे कहा कि वो केस लड़े। तो उन्होंने कहा कि अहमक दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। ये क्या केस है? केस पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने 10 करोड़ का मुतालबा किया जो मुझे पता था कि नहीं मिलेगा। और फिर एक तकरीब में उनकी जनरल बाजवा से आमना सामना हुआ, तो जनरल बाजवा ने उनसे पूछा कि आप एक केस के 10 करोड़ मांगते हैं? तो मैंने कहा जी मांगता हूं अगर केस ना बनता हो। काय केस कि आप ये केस ले लें। मैं फाइल पढ़ी, राना सनाउल्लाह साहब, मैं भूल जाना ना भूल जाना। अच्छा, उनका केस। मैं फाइल पढ़ी, मैं कहा जी अहमक सज्जन तो दाना दुश्मन बेहतर होता है। ए केस बनाया, ये रावी का पुला है, इधर कैमरे लगे हुए हैं, यहां नहीं पकड़ा, आगे जाके पकड़ा, फिर वहां नहीं गया, वहां बिठा के तो ले गए हैं उस थाने के। तो वो जिसने मुझे कहा था कि जी बड़ी हम चाहते हैं कि आप ले लें, मैं कहा जी 10 करोड़ बाय क्रॉस चेक लवांगा, इनकम टैक्स डिडक्टेड, मुझे बताना नहीं देना, मुझे बताना नहीं देना। तो एक शादी पे पिछले चीफ आए हुए थे, तो बाजा आप 10 करोड़ मांगते हैं सब लोग से। मैं कही मांगता हूँ,
अगर केस ना बन रहा हो। मियाँ साहब का है। तो नईम बुखारी साहब ने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि राना सलाउल्लाह पे जो केस है वो बिल्कुल झूठा था, बेबुनियाद था, और उसके पीछे भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, और वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के कहने सुनने में थी या इमरान खान के साथ एक पेज में थी। तो ये केस वाया बठिंडा नईम बुखारी को लड़ने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने बकौल उनके उन्होंने डिनाई कर दिया। 10 करोड़ इसलिए मांगा कि इन्होंने 10 करोड़ देना नहीं था। जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से आज 2 खबरें बनी। एक तो ये खबर नईम बुखारी साहब वाली, और दूसरी खबर जो है वो एक हमारे दोस्त है मुमताज़ भट्टी साहब, उन्होंने अपने व्लॉग में इसका तज़किरा किया है। जनरल बाजवा से मिलना चाहते थे। जनरल बाजवा चूँकि रिटायर हो गए हैं और उस जगह पे मुकीम है, उन प्लाटों पे उनके घर बने हुए, जो प्लॉट पिछली गवर्नमेंट ने उनको दिए होंगे या अलॉट किए होंगे, तो अब वो एक कॉलोनी है और जहाँ पे सारे वो लोग रहते हैं जो कि एक्स मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, तो उसकी एक चौकी बनी हुई है। और वैसे भी जो मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर, बल्कि सारी मिलिट्री के ऊपर और हर सरकारी मुलाजिम के ऊपर इस बात की पाबंदी होती है कि वो रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक कोई सरकारी ओहदा कबूल नहीं करेगा, ना उसके हवाले से सरकारी मामलात के ऊपर बात करेगा या मीडिया से इंटरेक्शन करेगा। तो जनरल बाजवा साहब से जिस एंकर ने मिलने की ख्वाहिश की, वो मिलने के लिए पहुंचा, जनरल बाजवा की इजाज़त से, तो उसे चौकी पर रोक लिया गया, उसे अंदर जाने से मना किया गया। तो एंकर ने सीधा फ़ोन जनरल बाजवा को किया, जी मैंने चौकी से रोक लिया। तो वो आगे खुद जनरल बाजवा खरामा खरामा चलते हुए और चौकी वालों को डांटा कि मेरा मेहमान है, आपने कैसे रोका। वो ले गए उन्हें अंदर, और वहाँ बैठ के उन्होंने कोशिश की कि उनके साथ कोई अपने दिल के फफोले फोड़े, लेकिन फिर खबर हो गई ऊपर तक, और ऊपर से आगे वो लोग जिनके आने से बड़ों बड़ों का पिता पानी होता है, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। और ये इंटरव्यू या मुलाकात जो थी ये कोई 5-7 मिनट की रही, क्योंकि चाय बनने गई हुई थी और चाय अभी बनकर आई नहीं थी कि एंकर साहब को जो मेज़बान है उनके अपने मेहमानों ने कहा कि जनाब चले तशरीफ़ ले जाए, मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तो 10 मिनट की नामुराद मुलाकात जो है उसमें यानी साबिक आर्मी चीफ इतने बेबस कि वो अपने मेहमान को अपने दिल का हाल नहीं सुना सके। वैसे उनके ऊपर एक इल्ज़ाम पहले भी है कि उन्होंने 2 सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिया जिन्होंने उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा की, एक शाहिद मैतला और एक जावेद चौधरी साहब। और ये इसमें खुद जनरल बाजवा का अपना बड़ा हाथ है कि वो जो है वो उनको बड़ा शौक़ है बातें करने का, तो वो इसलिए इमरान खान के दौर में वीलॉगर्स को बुला कर उनसे बातें भी करते थे और शेव करते, उनके इंटरव्यू सुनते थे। तो बात उन्हीं आदमी है, तो चाहते हो कि दिल हल्का करना, लेकिन उत्तू फड़ेंगे, क्योंकि अब उनके लिए दिल हल्का करना उनके लिए बल्कि उनके इदारे के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो इदारा बड़ा मोहतात है, तो जनाब सीधी सीधी बेइज्जती है। ਇੱਥੇ भी बेइज्जती, ਉੱਥੇ नईम बुखारी ने बेइज्जती की थी कि केस नहीं लेता, और इधर बेइज्जती कर दी उनके अपने पेटी भाइयों ने, एंकर को मिलने नहीं दिया। अब ये एंकर कौन हो सकते हैं? बाद लोगों ने इस स्टोरी के नीचे मेंशन किया हुआ है कि कामरान शायद प्रॉब्ली वो एंकर हो सकते हैं जो उनसे मिलने के लिए गए, क्योंकि वही है जिनको एक्टिंग का थोड़ा बहुत शौक लाहक है, और वो वैसे भी कंट्रोवर्शियल रहते हैं और उनको कंट्रोवर्शियल रहने में कोई मजायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो इसी किस्म के हमारे दोस्त हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और ख़बर है जो मैंने आपको बताया कि पीटीआई वाले बड़े खुश हैं। एक डीआईजी साहब, सीआईए के जो डीआईजी थे मलिक लियाकत थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब उन्हें हटा दिया गया, उनको खुडे लाइन लगा दिया गया या उनको मुअत्तल कर दिया गया। ये बड़े काबिल और होनहार अफसर हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये जिस ओहदे पर भी रहे हैं बड़े ही इन्होंने एफिशिएंट से काम किया। तो पाकिस्तान की पुलिस में जो जिन अफसरों का आप नाम ले सकते हैं कि वो प्रोफेशनली बड़े साउंड हैं, मलिक लियाकत उनमें से एक है। ये सीटीओ लाहौर भी रहे, यानी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर भी रहे, सीआईए के हेड भी हैं, और ये रहे, अब तो वो नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ थानों में ये एसपी के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद सीटीडी में रहे हैं या नहीं रहे, लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बड़ा शानदार, बड़े ही रीजनेबल किस्म के ऑफिसर हैं। लेकिन वो बाज़ औक़ात जो है ना जज्बाती हो जाते हैं, रिश्ते ऐसे होते हैं। और जिस हॉस्पिटल में ये वाक़या पेश है, लाहौर का एक मारूफ हॉस्पिटल डॉक्टर हस्पताल, ये हॉस्पिटल ऐसा है कि जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके आप अखराजात देखें तो आप कानों को हाथ लगाएं, शायद किसी अमेरिकन हॉस्पिटल के इतने एक्सपेंस ना हो जितने डॉक्टर अस्पताल वालों के एक्सपेंस हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, वो इतना बुरी तरीके से लोगों से डील करते हैं ब्रूटली, यानी पैसों के मामले में, इलाज के हवाले से,
और रिस्पांस कोई नहीं है। मरीज को अगर उन्होंने एडमिट कर भी लिया है तो उसको जो सर्विस दी जाती है वो भी उनके यहाँ नहीं होती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे दोस्तों ने डॉक्टर अस्पताल में इलाज कराया हुआ है और जिसने भी इलाज कराया उसका तजर्बा अच्छा नहीं रहा। तो बुनियादी तौर पर वहाँ का जो अमला है वो बहुत ही यानी लो ग्रेड का अमला है, जिसका एटीट्यूड बड़ा ख़राब है, क्योंकि पैसा अन्नेवाह डिगता है। डॉक्टर जो है वो 3-3, 4-4 लाख रुपया एक एक मरीज़ के ऊपर कमाते हैं, तो उनको मरीज़ जो है वो लगते हैं भिखारी, क्योंकि खुद वो अमीर आदमी है, उनकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। तो ये ऐसे भिखारी हैं जिसको आप अगर 10 रुपये भीख दें तो वो कहता है जाओ मेरे को ले जाओ 100 रुपया। इस किस्म के लोग हैं जो जेब तराश किस्म के मसीहा हैं। जो वाकया सुनाते हैं मलिक लियाकत साहब कि उनके वालिद को किस तरह मिसट्रीट किया गया, वो आईसीयू में थे और वहाँ पे कोई डॉक्टर सुन नहीं रहा था और फिर जाहिर डॉक्टर ने बदतमीजी की होगी और वहाँ स्टाफ को बुला लिया होगा, ये वो रूटीन है। लेकिन चूंकि ये एसपीसीआई थे, इनके साथ गार्ड होंगे, इनके साथ पुलिस होगी, तो इन्होंने रिस्पॉन्ड भी उसको किया। वो रिस्पॉन्ड इनके गले पड़ गया क्योंकि वो फिर इस मामले को सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट किया गया। ये पीटीआई के जानी दुश्मन समझे जाते हैं। ये वो है जिन्होंने इमरान खान साहब को लाहौर में अरेस्ट किया था। इनकी यानी इमरान खान के साथ गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद तक इनकी जो जर्नी है उसकी तस्वीरें भी आई हुई है और इन्होंने छापा भी मारा इमरान खान के घर पे, और ये पीटीआई वालों के लिए बड़े जल्लाद किस्म के एसपी बने हुए थे। तो इसलिए इनकी जो है ना पीटीआई वालों ने रज की इनकी ट्रोलिंग की। तो पंजाब पुलिस जो ज़रा इस वक्त वो बड़ी जज्बाती हुई है कि कोई हमारे ऊपर कोई जो है वो नहीं आना चाहिए इल्ज़ाम। हालांकि इल्ज़ाम आप लाख कोशिश करें आपके ऊपर ही लगने हैं। जनाब आईजी साहब ने आओ देखा न ताओ उसको सस्पेंड कर दिया। इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह ये वाक़या पीटीआई वाले बयान करें ऐसा नहीं है। इसकी ये तालीक का असर नहीं बचती। डॉक्टर अस्पताल की इंतज़ामिया ऐसी है। मलिक लियाकत चूँकि एक पुलिस अफसर था तो उसने रिस्पॉन्ड कर दिया और उसका रिस्पॉन्स भी उसी के गले में डाल दिया गया। बाकी आम आदमी को तो वो खांसने नहीं देते डॉक्टर अस्पताल वाले, इतने जालिम किस्म के। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे ब्रूटल हॉस्पिटल है। मेरी ये इस हवाले से कोई अच्छी राय उनके हवाले से नहीं पाई जाती। इंक्वायरी करें और मेरा ख्याल है इस ऐसे ब्रिलियंट अफसर को इस किस्म के घटिया इल्ज़ाम की वजह से नौकरी से नहीं हटाना चाहिए था। इससे आईजी साहब जो है, आईजी पंजाब, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो भी बड़े अपराइट किस्म के अफसर समझे जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। तो ज़रा ये कहते हैं कि पीटीआई के जो बल्ले का निशान है वो इस वक्त जिस पार्टी ने अप्लाई किया है वो आम अवाम पार्टी है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उन्होंने कहा जी अब हमारा राइट है क्योंकि ये अब किसी सियासी जमात के पास निशान है नहीं। तो मुमकिन है कि अदालत में जब तक पीटीआई रीड करने जाए उस वक्त तक ये निशान किसी और को अलाट कर दिया जाए। और बड़ा सवाल ये कि क्या पेशावर हाई कोर्ट इसको रिस्टोर कर देगी, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से ये तासुर मौजूद है कि वो पीटीआई को बहुत से मुकदमात में रिलीफ दे चुकी है। बहुत से मामलात में उनका रुझान है पीटीआई के हवाले से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने या रिलीफ देने के मामले में। तो इस बात के चांसेस बहुत है कि पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया तो इसको इलेक्शन कमीशन भी चैलेंज करेगा। तो ये मामला जो है फर्दर आगे जाएगा और ये मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए और इसका मामला वहीं पर हल हो, लेकिन उस वक्त तक जो है वो अगर इसमें कोई ताख़ीर हुई यानी अदालती प्रोसेस में, क्योंकि आगे अदालती छुट्टियां भी हैं और जनवरी के अवाइल में 4 जनवरी के बाद शायद अदालतों ने एक्टिव होना है, जज साहब ने वापस आना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, तो फिर ये मामला टेकअप किए जाएंगे और 13 जनवरी तक तो निशानात अलाट हो जाना है। तो इसलिए, लेकिन मैंने देखा कि पीटीआई वाले कोई बड़ी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, उनको जल्दी कोई नहीं है कि वो इंतखाबी निशान ले। जो काम होना था ना वो हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर से कौमी और चारों सूबाई असम्बली की जनरल और मखसूस नशस्तों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जो है चारों सूबों और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के लिए मजमूई तौर पर 7,713 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं और इनमें जो मर्द उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 7,242 और ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद 471 है। सूबाई असम्बलियों के लिए 18,546 नामजदगी फॉर्म जमा कराए गए हैं।
अब इसमेमें जो फिगर है वो अनकन्फर्म्ड है, लेकिन ये भी शेयर्ड है। और वो फिगर ये कि पीटीआई के 2434 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, नून लीग के 2134 और पीपल्स पार्टी की 1651 और टीएलपी की 1478 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो पीटीआई इसमें नंबर 1 है। पीटीआई वो जमात है जो कि क्लेम कर रही थी कि हमारे लोगों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे, तो झूठो झूठ चुताली, एक तो ये झूठ उनका खुल गया है। तो टोटल जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के, उनकी तादाद 20,304 बनती है और उन्होंने तकरीबन 63 करोड़ और 54 लाख रुपए इलेक्शन कमीशन को जमा कराए हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि सर्वे भी आया है, लाहौर का सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक लाहौर में 43% मुस्लिम लीग नून और 32% पीटीआई को सपोर्ट हासिल है, यानी पीटीआई को उम्मीदवार है। और इसके अलावा पॉपुलरिटी के एतबार से भी नवाज शरीफ 63% है और शहबाज शरीफ 57% है और मरीम नवाज 50% है, इमरान खान 45% है और बिलावल भुट्टो 21% है। अब इस सर्वे को आप देखें तो ये 100% की बजाय ये कोई 200% बनता है और 200% के से भी ज़्यादा बनता है। तो सर्वे 100% होते हैं, उसमें से आउट ऑफ 100 आप परसेंट निकालते हैं। तो इसलिए इस सर्वे में से कोई यानी फ्रूटफुल बात नहीं निकली। लेकिन ये सर्वे जाहिर करता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको लाहौर में लीड हासिल है। वैसे सर्वे ना भी हो तो ये बात सबको मालूम है कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून जो है उसकी वो बहुत बड़ी मजबूत है, उसका गढ़ है। बेशक 1-2 हलकों में पीटीआई की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और ये वो हल्के हैं जहाँ पे माजी में पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग रही है। तो ये पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है वो ट्रांसफ़र हुआ पीटीआई को। लेकिन नून लीग की जो लाहौर में पोजीशन है वो खासी मुस्तहकम है। अब जो कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं जी ये जो इंतखाबी निशान का मामला है ना, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना है, ये कोई कोर्ट तय नहीं कर सकती। अगर पेशावर हाई कोर्ट ये ऑर्डर दे भी देती है कि पीटीआई को बल्ले का निशान जो है वापस दिया जाए, तो भी ये कोर्ट का राइट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की जुडिक्शन है। और इस मामले में कानून जो है इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी सियासी जमात के हवाले से अपने जो कवानीन है उनके मुताबिक अमल करे। तो पेशावर हाई कोर्ट में जो जाना है पीटीआई का वो सही है ला हासिल के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।